नमस्कार, रात्रि के 8 बजे हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी न्यूज बुलेटिन लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। आज हम जिन विषयों पर बात करेंगे वो है मध्य प्रदेश के नीमच में एक व्यक्ति सरकारी तंत्र से इस प्रकार से त्रस्त हो गया कि उसने एक अनूठा प्रयोग किया, अनूठा उपाय अपनाया, जिसमें वह जन सुनवाई के अंतर्गत लेट कर पहुंचा और उसने अपने साथ जितने भी पत्राचार किए थे सबकी कॉपियां ले रखी थी। और इसी के साथ हम बात करेंगे, आज ममता बनर्जी ने एक बिल अपराजिता पास किया है जिसमें अगर कोई किसी से दुष्कर्म करता है और उस लड़की की मौत हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में दोषी को सजाए मौत यानी फांसी मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे प्रकरण की जो शायद आपको याद भी हो। अभी कुछ दिन पहले सावन बीत कर गया है। सावन में ताजमहल के अंदर 2 हिंदू युवकों ने गंगा जल चढ़ाया था, जिनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। कल उनकी रिहाई हुई। उनकी रिहाई पर किस प्रकार जश्न मनाया गया ये दिखाएंगे, लेकिन इन सबसे पहले बात करते हैं आज के प्रमुख समाचारों की। दुष्कर्म के दोषियों को अपराजिता के जरिए होगी फांसी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने मंगलवार 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में महिला सुरक्षा पर एक बिल पेश किया। इसके जरिए दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। टीएमसी सरकार ने विधानसभा में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पेश किया है। इस बिल के तहत बलात्कार पीड़िता की मौत होने की सूरत में दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। मौजूदा कानूनों में बदलाव के बाद इस बिल को पेश किया गया है। बहराइच में भेड़ियों को मारने का आदेश, मंत्री बोले अब और लोगों की जान लेने नहीं दे सकते। बहराइच में भेड़ियों के आतंक को देखते हुए अब उसे मार देने के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी के वन विभाग के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने ऐसा कहा है कि अगर भेड़िए पकड़ में नहीं आते हैं तो उन्हें मार देना चाहिए। यह ऑर्डर गलत नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से भेड़ियों को लोगों पर हमले करने नहीं दे सकते। अरब सागर में हादसे का शिकार हुआ कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर। भारतीय तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर अरब सागर में हादसे का शिकार हो गया है। गुजरात के पोरबंदर तट से दूर अरब सागर में मदद के लिए गया कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर समुद्र में डूब गया, जिसकी वजह से 2 पायलट और एक गोताखोर समेत 3 लोग लापता हो गए हैं। हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे, जिसमें से एक शख्स को बचा लिया गया है। सेना को 1.45 लाख करोड़ के रक्षा उपकरणों की खरीद की मंजूरी। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ी पहल की है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 1.45 लाख करोड़ से टैंक के लिए आधुनिक कॉम्बैट व्हीकल्स और गश्ती जहाज समेत कई अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के 10 प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी। इन रक्षा उपकरणों की लागत का कुल 99% हिस्सा भारतीय स्तर डिजाइन, विकसित और निर्मित है। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों से मुठभेड़। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जवानों ने 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मौके से माओवादियों के शवों के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। अब हम लेकर चलते हैं नीमच में उस दुखी आदमी के पास जिसका नाम है मुकेश प्रजापति। वह सरकारी तंत्र से इस कदर आजिज आ गया कि उसने एक अनूठा प्रयोग किया। अनूठे तरीके से वो डीसी ऑफिस पहुंचा, जहां पर के जन सुनवाई होनी थी। वहां पर वो लेट के पहुंचा और उसने पूरे शरीर पर अपने प्रार्थना पत्रों की प्रतियां लपेट रखी थी। इससे ये समझ में आता है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी समस्याएं जस की तस हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। राम भरोसे भारत चल रहा है। इसके लिए हम जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो देखिए। भारत में सरकारी तंत्र की उदासीनता और अन्याय के शिकार नागरिकों की कहानियां अक्सर सुर्खियों में आती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच में जो घटना हुई वह बेहद दुखद और शर्मनाक है। मुकेश प्रजापति नामक व्यक्ति की यह घटना एक दर्पण की तरह है, जिसमें देश की नौकरशाही और प्रशासनिक तंत्र की असंवेदनशीलता साफ दिखाई देती है। देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी यदि एक आम आदमी
को न्याय की गुहार लगाने के लिए घुटनों के बल चलना पड़े या लेट कर चलना पड़े, तो यह हमारे सरकारी तंत्र की नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण है। मुकेश प्रजापति जैसे लाखों लोग हर दिन न्याय की उम्मीद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अधिकांश समय उनकी आवाजें अनसुनी रह जाती हैं। इन दफ्तरों में चक्कर काटने और अनगिनत पत्राचार करने के बावजूद उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। सरकारी कर्मचारियों की बेरुखी और निष्क्रियता अक्सर इन लोगों को निराशा देती है, और जब इनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं तो उनके पास कुछ ऐसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता जिससे उनकी आवाज सुनी जा सके। मुकेश प्रजापति का डीसी ऑफिस तक घुटनों के बल चलकर जाना इसी गहरी निराशा और असहायता का प्रतीक है। यह घटना इस बात को स्पष्ट करती है कि सरकारी तंत्र जिसे नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, यही अब उनकी सबसे बड़ी बाधा बन गया है। एक ऐसा तंत्र जो कि आम आदमी के लिए न्याय की गारंटी देने का दावा करता है, उसी तंत्र के भीतर इतनी उदासीनता और भ्रष्टाचार घर कर चुका है कि एक व्यक्ति को इस हद तक जाना पड़ता है कि वह सार्वजनिक रूप में खुद को अपमानित करने के लिए मजबूर हो जाता है। मुकेश ने कई सरकारी दफ्तरों में अपनी फरियाद रखी, पत्राचार किया, लेकिन हर जगह से उन्हें कितनी निराशा मिली होगी कि वो इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हो गए। इस तरह की घटनाएं यह सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर किस लिए यह तंत्र बना है और क्यों यह इतना असंवेदनशील हो गया है। हमारे प्रशासनिक ढांचे का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है, लेकिन इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि आज यह तंत्र केवल फाइलों और प्रतिक्रियाओं में उलझ कर रह गया है। यह घटना न केवल मुकेश प्रजापति की व्यक्तिगत पीड़ा का बखान करती है, बल्कि यह पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करती है। ऐसे में यह सोचना जरूरी है कि जब एक साधारण व्यक्ति की इतनी बड़ी समस्या को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो उन लोगों का क्या होगा जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिनकी आवाजें शायद ही कभी सुनी जाती होंगी। यह घटना सरकार और प्रशासन के उन दावों की भी पोल खोलती है जिनमें वे जनता के दरवाजे पर न्याय पहुंचाने की बात करते हैं। मुकेश प्रजापति जैसे लोगों को अगर न्याय पाने के लिए इस हद तक जाना पड़े, तो यह सोचना एक पर मजबूर करता है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी असफल हो चुकी है। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक तंत्र की दोषपूर्ण कार्यवाही या कार्यप्रणाली केवल एक व्यक्ति के जीवन को नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। यह एक साधारण व्यक्ति के न्याय पाने के लिए इतने प्रयास करने पड़ते हैं, तो इससे समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में समाज का कमजोर तबका जिसे न्याय की सबसे अधिक जरूरत होती है और भी अधिक शोषित और पीड़ित अपने आप को पाता है। मुकेश प्रजापति की घटना ने केवल एक व्यक्ति की पीड़ा की कहानी है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि यदि हमारे प्रशासनिक तंत्र में सुधार नहीं किया गया तो ऐसे और भी मामले सामने आ सकते हैं। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे इस घटना से सबक लें और अपने तंत्र को अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनाएं। यह जरूरी है कि ऐसे तंत्र का निर्माण किया जाए जो हर नागरिक की बात सुने और उसे न्याय दिलाए, बिना उसे घुटनों के बल चलने के नौबत आए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति कितना पत्राचार कर रहा है, उसे कितनी दिक्कतें हैं। यदि इस दिशा में तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो हम ऐसे और भी दिल दहला देने वाले मामलों को देखेंगे। मुकेश प्रजापति की पीड़ा एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन लाखों नागरिकों की आवाज है जो अपने अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे इस पीड़ा को समझें और उसे दूर करने के लिए त्वरित और ठोस कार्यवाही करें। लेकिन ये भारतवर्ष है, यहाँ पर ठोस कार्यवाही कोई नहीं होती। अगर स्थिति इस कदर बिगड़ी कि एक व्यक्ति को लेट लेट के घुटनों के बल चल के न्याय के मंदिर में यानी कि डीसी ऑफिस में आना पड़ा जहां पे जन सुनवाई हो रही थी, तो ये कितनी भयावह स्थिति होगी। अगर ये कार्य हमारे या आपके साथ हुआ होता तो स्थितियां कैसी होती, कितनी दयनीय होती, ये सोचने की बात अवश्य है। और ये बात राजनेता या
सीट पर बैठे अधिकारी जिस दिन सोचने लगेंगे उस दिन वाकई इस भारतवर्ष में राम राज्य आ जाएगा, नहीं तो राम राज्य की कल्पना दूर की कौड़ी है। जब स्थितियां ये हैं तो राम राज्य की आप कहीं पे भी कल्पना नहीं कर सकते, ये कोरी कल्पना है। अब हम बात करते हैं, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विशेष सत्र बुलाकर एक बिल पास कराया है जिसका नाम रखा है अपराजिता। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति वो किसी लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, महिला के साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद अगर लड़की की मौत हो जाती है तो दुष्कर्मी को सजाए मौत यानी फांसी दे जाने का प्रावधान है जो इस बिल में जोड़ा गया है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में सर्वसम्मति से अपराजिता एंटी रेप बिल पास किया है, जो राज्य में बलात्कार के बढ़ते मामलों के खिलाफ एक कठोर कदम माना जा रहा है। इस बिल का समर्थन विपक्षी दलों ने भी किया, जो इस बात का संकेत है कि समाज के इस गंभीर मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। ये बिल विशेष रूप से उस भयावह घटना के बाद लाया गया जिसमें पिछले महीने राज्य द्वारा संचालित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी। इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया और सरकार को इस दिशा में सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया। अपराजिता बिल का उद्देश्य न केवल दोषियों को कड़ी सजा देना है, बल्कि समाज में एक संदेश भी देना है कि ऐसे घृणित अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बिल के अनुसार अगर बलात्कार के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह कोमा में चली जाती है तो दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान इस तरह के अपराधों के प्रति राज्य की कठोरता को दर्शाता है और अपराधियों को ये समझाने की कोशिश करता है कि उनके लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इस बिल में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है कि ऐसे मामलों में पुलिस को 21 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी करनी होगी। अक्सर देखा गया है कि बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में जांच प्रक्रिया में देरी हो जाती है, जिससे न्याय मिलने में कठिनाई होती है। इस नए प्रावधान के तहत पुलिस पर दबाव डाला जाएगा कि वे जल्दी से जल्दी अपनी जांच पूरी करें और चार्जशीट दायर करें, ताकि पीड़िता को समय पर न्याय मिल सके। ये कदम न्याय प्रणाली में तेजी लाने के प्रयास का एक हिस्सा है, जिससे बलात्कार पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी न हो। बिल में ये भी प्रावधान है कि दरिंदगी करने वाले अपराधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजाए मौत की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि पीड़ितों और उनके परिवारों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इसके साथ ही इस प्रावधान से समाज में ये संदेश भी जाएगा कि बलात्कार जैसे अपराधों को गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषियों को बिना देरी के कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा अपराजिता बिल में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बलात्कार के आरोपी की किसी भी तरह से मदद करता है तो उसे भी 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी। इस प्रावधान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बलात्कार के आरोपी को किसी भी प्रकार की मदद न मिले, चाहे वह कानूनी हो या व्यक्तिगत। इस तरह के कठोर कदम उठाने से समाज में अपराधियों के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाएगा और संभावित अपराधियों को अपने कृत्यों के गंभीर परिणामों का अंदाजा होगा। ये बिल राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ एक सशक्त कदम है। इसके माध्यम से सरकार ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि वह महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। अपराजिता बिल का पास होना एक सकारात्मक संकेत है कि राज्य सरकार और विपक्षी दल इस गंभीर मुद्दे पर एकजुट है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी रिपोर्ट की तरफ जिसमें 2 महीने पहले यानी सावन के महीने में 2 युवकों ने ताजमहल के अंदर जाकर गंगा जल से अभिषेक किया था। उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। कल उनकी रिहाई हुई तो उनको माल्यार्पण पहनाया गया, नारे लगाए गए। ये किस प्रकार के भारत में हम जी रहे हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सावन के महीने में आगरा स्थित ताजमहल के अंदर गंगाजल चढ़ाने वाले 2 युवकों को जेल से रिहा कर दिया गया। ये दोनों युवक हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे। उनकी इस हरकत ने देश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया। ताजमहल, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है, में गंगाजल चढ़ाने का यह मामला न केवल धार्मिक विवाद को जन्म देता है, बल्कि सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों को भी उभरता है। जैसे ही इन युवकों को जेल से रिहा किया गया, हिंदूवादी संगठनों के समर्थक बड़ी संख्या में जेल के बाहर जमा हो गए। उन्होंने युवकों का स्वागत माला पहनाकर किया और नारेबाजी शुरू कर दी।
ये दृश्य दर्शाता है कि यह मामला केवल कानून के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और गंगाजल का चढ़ावा भगवान शिव को समर्पित करने की परंपरा है। इन युवकों का ताजमहल के अंदर जाकर गंगाजल चढ़ाना उनके अनुसार एक धार्मिक आस्था का प्रदर्शन था, लेकिन ये कार्य ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षा के नियमों का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था, भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। जबकि कुछ हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि ये पहले शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महाले था, जिसको मुगलों ने तोड़कर इनका नाम ताजमहल कर दिया, जिसके लिए न्यायालय में केस चल रहा है। ये जगह विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। ताजमहल में जुमे की नमाज अदा की जाती है, अन्य किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह एक संरक्षित स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के तहत आता है। इस घटना के बाद समाज में दो धड़े बन गए हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था का प्रदर्शन मानते हैं और युवकों के समर्थन में हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इसे ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षा के साथ खिलवाड़ मानते हैं। इस विवाद ने ताजमहल जैसे विश्व धरोहर स्थल पर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने या न देने के मुद्दे को भी सामने लाया है। जेल से रिहा होने के बाद दोनों युवकों ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उनका उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था को प्रकट करना था। उनके अनुसार ताजमहल एक मंदिर है और वहां गंगाजल चढ़ाना एक स्वाभाविक धार्मिक कृत्य है। दूसरी ओर ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे न केवल स्मारक की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, बल्कि इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी आघात पहुंच सकता है। हिंदू महासभा और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने इस घटना के बाद दोनों युवकों का जोरदार स्वागत किया और इसे हिंदू धर्म की जीत के रूप में देखा। उन्होंने ये भी कहा कि ताजमहल में गंगाजल चढ़ाने की परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा और इसे धार्मिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। नारेबाजी और माला पहनाकर युवकों का स्वागत करना इस बात का प्रतीक है कि हिंदूवादी संगठनों के समर्थक इसे एक बड़ी धार्मिक विजय के रूप में देख रहे हैं। आज के समाचारों में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।